हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज सेट नंबर 2 देखेंगे, जो एडिटोरिया का न्यू वॉल्यूम आया है उसी पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो भारतीय संविधान निम्न में से बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध में अधिकार को स्वीकृत करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वह केंद्र सरकार में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बीमा है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा बार बार पूछता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्यकाल। और शून्यकाल जो है ना विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। और शून्यकाल का स्थापना भारत में 1962 में हुआ था, ठीक है। और शून्यकाल भारत की ही देन है। अगला प्रश्न है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश बापट। और लोक लेखा समिति अभी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्र अधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल और प्लीय क्षेत्र अधिकार रखता है, ये भी सही है। और यह केवल परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र अधिकार रखता है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, यह सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रयोग भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, यह गलत है। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा, यह सही है। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो इसलिए ये भी सही है। इसलिए 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो इसमें से संथाली हो जाएगा। संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। और अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है। तो यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51। अगला प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद सृजन किया गया। तो भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद का सृजन जो किया गया है, यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यह अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति, यह हो जाएगा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य में के मिशन में शामिल नहीं है। जबकि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, यह तीनों शामिल है। नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि टुमोरॉज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो टुमोरॉज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक इसमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएंगे वंदना शिवा। कौन हो जाएंगे, वंदना शिवा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता का पहचान करना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से कौन हो जाएगा। तो चींटी है, बाघ है, लोमड़ी है, हिरन है। तो यह हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, इसमें से हो जाएगा आपका हिरन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल हिरन हो जाएगा। करते हैं कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है,
कितनी है? 6। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जो है ना, यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13 है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की अनुमानित की गई है। कितनी अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह 5.9 अनुमानित की गई है, 5.9। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरॉन 1। टेरॉन 1 जो हो जाएगा ना, यह प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो पहली कंपनी आपका हो जाएगा एयरटेल। कौन हो जाएगा? एयरटेल। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी एयरटेल है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2018 के अनुसार 2022 में 200 बाघों की वृद्धि हुई है। अभी वर्तमान में 2023 में 3167 बाघों की संख्या हो गई है, 3167। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता 2022 ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह निशानेबाजी से है, इनका संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यह ऑस्टिन बटलर ने जीता है, ऑस्टिन बटलर ने जीता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम या कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? यानी 1, 2, 3 नंबर पर बताना है आपको। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा कच्चे इस्पात के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य में किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र या अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ था? एक भारत है, दूसरा नाम बताना है, तो यह सिंगापुर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान, ए और बी दोनों को। और WHO 7 अप्रैल का इसका स्थापना दिवस मनाते हैं और इसका स्थापना 1948 को हुआ था, 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत इनको प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64.03%।
और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। कैटालिना कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए राशि जो आवंटित की गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपया। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है बजट में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो रखा है यह 2025 तक रखा है। कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या रखा गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, और इसका 2023 में थीम रखा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसका थीम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े हैं, और सत्य प्रकाश या बागी बलिया पुस्तक के लेखक हैं बागी बलिया पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश है, ठीक है, सत्य व्यास है। और ज्ञान चतुर्वेदी ने पागल खाना पुस्तक लिखी है। पागल खाना पुस्तक ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो यह दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी भंडारी समिति के सिफारिश पर, और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किसने की थी? तो एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश चलैया समिति के द्वारा किया गया था, जिसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फीसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फीसर के द्वारा किया गया था, फीसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो 1977 ईस्वी में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो हो जाएगा छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कि किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये आपका अथर्ववेद का भाग है। अगला प्रश्न है कि देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन से। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 था। कितना था? 1/2। अगला प्रश्न है कि किसने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण करने वाला शासक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः कब लागू किया गया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से कब लागू कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया पुनः।
अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल में द्वैध जो शासन थी यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताना है। तो सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है, तो सबसे पहले कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तब मैसूर, तब तंजौर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार एवं झारखंड से है। पहाया विद्रोह बिहार एवं झारखंड से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दबा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल नील ने इलाहाबाद में इसको दबा दिया था। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो इसमें से यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है, जबकि मेरी कहानी नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41वां अधिवेशन में। और भारतीय महिला ने अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की। और प्रथम महिला पूछे था एनी बेसेंट, अब प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। तीसरा कौन थी? तो नेली सेन गुप्त थी। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो था ना, यह फ्रांस की क्रांति का नारा था। जो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में होती है और रूस की क्रांति 1917 में होती है। अमेरिकी क्रांति जो है यह अमेरिका तो आजाद आपका 4 जुलाई 1789 में ही हो जाता है, 4 जुलाई 1776 को ही हो जाता है और 1789 में वहां पर उसका संविधान लागू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? यानी उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो कहिए दोनों आया, उसका जो मात्रक कहिए दोनों एक ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बल एवं भार। बल एवं भार दोनों का न्यूटन होता है मात्रक, इसलिए दोनों का इकाई भी एक ही होगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी एक ही लगेगा। अगला प्रश्न है कि एनीमो उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? यानी एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो सही समीकरण इसमें से आपको बताना है कि कौन है। तो यांत्रिक ऊर्जा में से अगर गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है? तो संपीड़न और विरलन किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा के दबाव के कारण। हवा के दबाव के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि आभासी और सीधी छवि यानी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी और सीधा छवि प्राप्त करना है तो दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से परमाणु के बारे में सत्य इसमें से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो यह गलत है, जबकि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो ये आपका दोनों सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं? तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तन्यता बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा विपरीत प्रसरण, जिसको उल्टा प्रसरण के नाम से भी जाना जाता है। कौन क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन क्षारीय विलयन नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय विलयन है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय विलयन नहीं है, यह आपका अम्लीय विलयन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो नीला को लाल कौन करेगा? तो लाल इसमें से जो अम्लीय होगा वह नीला को लाल कर देगा। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा सिरका। सिरका अम्ल होता है। ठीक है, इसलिए नीले को लाल कर देगा, वह अम्ल होता है। इसी का अम्ल का ही परिभाषा मतलब जानने पहचानने का यह तरीका है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंट्रियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा एक्टेनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक जो निर्माण होता है ना, वह हैबर प्रक्रिया से होता है। किस विधि से? हैबर विधि से होता है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, और जीवाणु के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जल हो जाएगा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल में जल की मात्रा ज्यादा होता है। लगभग 65 से 80% की मात्रा होती है जल की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो यह हो जाएगा कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुषों में XY पाया जाता है, स्त्री में XX। अगला प्रश्न है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है, प्रजनन वह कैसे होता है? तो यह हो जाता है द्विखंडन के द्वारा। अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग इसमें से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। एक तरफ जल प्रपात है, एक तरफ राज है, इसमें से सूची का मिलान करना है। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, दूध सागर गोवा में है। बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में है। और डुडुमा यानी डुडुमा कहाँ है? तो डुडुमा आपका उड़ीसा में है। और किलियूर जलप्रपात या तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यह कहाँ स्थित है? तो माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जो कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका भौगोलिक लक्षण है, एक तरफ भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। तो सर्क आपका क्या होता है? तो जो सर्क होता है ना, हिमदन से अपर्दनी होता है। तो हिमदन से अपर्दनी लक्षण को सर्क बोलते हैं। और यारडांग क्या होता है? तो यारडांग जो होता है ना, यह आपका वायु के अपर्दनी लक्षण को यारडांग बोलते हैं। और बरखान क्या होता है? तो वायु के निक्षेपण के लक्षण को बरखान बोलते हैं। वायु के निक्षेपण लक्षण को आप क्या बोलेंगे? बरखान बोलेंगे। जबकि ड्रमलिन होता है, वायु के निक्षेपण लक्षण को कहते हैं। वायु के निक्षेपण लक्षण को ड्रमलिन बोलते हैं। तो सर्क होता है, हिमनद के अपर्दनी लक्षण को कहते हैं। यारडांग वायु के अपर्दनी लक्षण को, बरखान वायु के निक्षेपण लक्षण को, और ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है? तो प्रति चक्रवात की आपका विशेषता बताना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ तापमान हो जाता है और स्वच्छ आसमान हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? मतलब जो मौसम होता है वो साफ हो जाता है प्रति चक्रवात में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा झेलम नदी जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है, जबकि सिंधु, ब्यास और सतलज शामिल है। निम्नलिखित में से कौन पंचनद में शामिल नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सिंधु नदी जो है ना, यह पंचनद में शामिल नहीं है, जबकि झेलम, सतलज और ब्यास शामिल है। सतलज, ब्यास और झेलम शामिल है। सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में सिंधु नदी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाजखंड या लौह अयस्क खनन से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है?
तो निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व 1000 किलोमीटर पर जितना व्यक्ति निवास करता है उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो इसमें से बताना है कि किसका जनसंख्या घनत्व कम है, न्यूनतम है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और ओवरऑल पूरे राज्यों में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां है? तो बिहार में। कौन सा कथन सत्य है? तो बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा, गलत है। समताप मंडल में संवहनी धाराएं पाई जाती है, गलत है। सिसुम अरब रेगिस्तान में पाए जाने वाली एक ठंडी हवा है, ये भी गलत है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट हो जाएगा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को। अगर आपसे पूछे कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा क्षेत्र तक कोरोमंडल तट और कृष्णा क्षेत्र से गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में जाएगा तो उसको गोलकुंडा तट बोलेंगे। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के बीच का जो तट होगा उसको गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर राज्य में पूछे कि गुजरात से गोवा में जाएगा तो कोंकण तट, गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु उसको आप बोलेंगे केनरा तट। केनरा तट गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जाएगा उस तट को केनरा तट बोलेंगे, और मंगलुरु से कन्याकुमारी में जाएगा उसको मालाबार तट बोलेंगे जो केरल में है। अगला प्रश्न है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रेहला बोलिए, रोहिला बोलिए, राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है, जिसमें से महारत्न कंपनी आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड या आपका महारत्न कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको एम पॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दखलाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दखलाई नृत्य जो है ना, या किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य का दखलाई एक लोक नृत्य है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में राफेल विमान किस देश से खरीदे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस से 2016 में खरीदा गया था और 36 राफेल खरीदा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 5 प्रश्न मैथ का है तो इसको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं।